Hello everyone, I am Dr. Hanish Kukreja, and in this video we are going to talk about the demand and supply analysis in economics. So let's begin with the video. In this video, we are going to study about the economics topic which is there in CFA level 1. So basically economics is broken up into two parts. In CFA, they call it as the prerequisite part. Prerequisite का मतलब है वो part जो कि CFA expect करता है कि आपको वो पहले से ही आनी चाहिए चीज़ें. So this is that part which CFA Institute expects you to know. तो हम सब ने कहीं ना कहीं ये बेसिक टॉपिक्स पढ़े होते हैं लाइक व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई. तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक जो हमें आना चाहिए. क्या ये टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे? सो नो, दीज टॉपिक्स विल नॉट बी कवर्ड इन द एग्जाम. हम लोग फिर ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज जो इकोनॉमिक्स का मेन कंटेंट है, टू स्टडी दैट कंटेंट यू नीड टू नो दिस प्री रिक्विजिट पार्ट. तो हम लोग जब मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होंगे उस समय हमें पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिमांड फंक्शन, व्हाट इज सप्लाई फंक्शन, कैसे डिमांड और सप्लाई से हमारे मार्केट स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है एंड हाउ बेसिकली द डिमांड फंक्शन एंड द सप्लाई इम्पैक्ट्स द मार्केट स्ट्रक्चर. तो ये समझने के लिए हमें डिमांड फंक्शन क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, कैसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड को समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए सो दैट हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ जो एक्चुअल कंटेंट है CFA का. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स पार्ट in CFA level 1. Now let us start with a basic introduction. So in a general sense, the economics is the study of production, distribution and consumption and can be divided into two broad areas. So basically अगर आपको definition समझनी है economics की, so it is the study of production, what to produce, how much to produce, how to produce, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है इकोनॉमिक्स में. देन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हमें समझना होगा. एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब बेसिकली डिमांड, कितनी डिमांड किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में क्रिएट हो रही है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कंजम्पशन फैक्टर होता है. सो प्रोडक्शन के अंदर आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस. डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन गुड्स एंड सर्विसेज को. एंड कंजम्पशन में बेसिकली वी स्टडी अबाउट द डिमांड. नाउ ये जो कंप्लीट इकोनॉमिक्स पार्ट होता है, ये पूरा इकोनॉमिक्स का टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड एरियाज व्हिच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम लोग पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्लीट इकोनॉमी एज अ होल, we are talking about the macroeconomics. Macro means bigger picture. And when we are talking about a specific firm, when we are talking about a particular individual, उस इंडिविजुअल की डिमांड, उस इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन की जब हम लोग बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ पर्टिकुलर फर्म. तो ये स्मॉल स्केल की हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. और जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग पूरे नेशनल लेवल या पूरे ग्लोबल लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं. माइक्रोइकोनॉमिक्स. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट माइक्रोइकोनॉमिक्स. हम लोग अब डिफरेंस देख रहे हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स के बीच में क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज माइक्रोइकोनॉमिक्स. सो एज पर द बुक डेफिनेशन, द माइक्रोइकोनॉमिक्स इज हाउ इंडिविजुअल. तो डेफिनेशन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. वन इज अबाउट द इंडिविजुअल्स एंड द सेकेंड इज अबाउट द बिजनेस फॉर्म्स. ठीक है, तो इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज हाउ द इंडिविजुअल्स एंड द हाउस होल्ड विथ द लिमिटेड इनकम. हमेशा प्रॉब्लम क्या आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ? हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा हमारे पास लिमिटेड होते हैं या स्केर्स होते हैं. This is the major reason why we study microeconomics, because we have the scarcity of all the resources. हर रिसोर्स किसी न किसी स्पेसिफिक लिमिट में ही हमारे पास अवेलेबल होता है. How the individuals and household with limited income decide what to consume. सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें क्या कंज्यूम करना है. Then how much to consume, कितना हमें वो कंज्यूम करना है. So basically here we are talking about the demand. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई डिमांड किसी भी गुड की कितनी हो सकती है. बिकॉज
वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट टू कंज्यूम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच टू कंज्यूम। तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कितना कंज्यूम करेगा और क्या कंज्यूम करेगा, सो दैट देयर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड। क्या मैक्सिमाइज हो रहा है इससे? उनकी टोटल यूटिलिटी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब होता है हमारी नीड कितनी है, या हम कितने सेटिस्फाइड हैं उस पर्टिकुलर नीड से या उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट से। हमें जब वो एक एसेट मिला तो उस एसेट से हमारी नीड कितनी फुलफिल हुई या हमारी रिक्वायरमेंट कितनी फुलफिल हुई, दैट इज काउंटेड अंडर द टर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेजर्ट में हूँ और वहाँ पे काफ़ी गर्मी है, मतलब कंप्लीट हाई टेम्परेचर है, एंड वहाँ पे किसी ने मुझे एक बॉटल वाटर की ऑफर करी या एक ग्लास वाटर का ऑफर किया, उस ग्लास ऑफ वाटर की यूटिलिटी मेरे लिए विल बी वेरी हाई, क्योंकि मेरे लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा नीड रहेगी, बहुत ज़्यादा यूजफुलनेस रहेगी उस वन ग्लास ऑफ वाटर की। वहीं पे अगर मैं ऐसे 2-3 ग्लास ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका हूँ, अब अगर आपने मुझे फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर ऑफर किया, तो क्या मेरे लिए उतनी ही नीड होगी या उतनी ही मेरे लिए रिक्वायरमेंट होगी, या क्या उतनी ही यूटिलिटी के साथ में उसे कंज्यूम करूंगा? सो द आंसर इज नो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या? यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ दैट वन ग्लास ऑफ वाटर गॉट रिड्यूस्ड। तो जैसे जैसे हम लोग किसी भी एसेट को कंज्यूम करते जाते हैं, उसकी यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, सारी टर्म्स हम लोग आगे चल के देखेंगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। तो जो सेटिस्फैक्शन हमें फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से मिला है, वही सेटिस्फैक्शन हमें फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर से नहीं मिलेगा। फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर में सेटिस्फैक्शन लेवल विल बी मच लोअर, तो बहुत कम सेटिस्फैक्शन हम लोगों को मिलेगा उस फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर से। सेम अगर हम लोग कुछ खा रहे हैं, आई एम कंज्यूमिंग रोटी चपाती, तो वो चपाती अगर मैं फर्स्ट चपाती कंज्यूम करता हूँ तो उसकी यूटिलिटी विल बी वेरी हाई, आई वुड बी वेरी मच सेटिस्फाइड। अगर मैं बहुत टाइम से हंग्री हूँ और बहुत देर बाद आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग समथिंग, और अगर मैंने फर्स्ट चपाती कंज्यूम करी, सो द यूटिलिटी वुड बी वेरी हाई। अब मैंने बहुत सारा खाना खा लिया एंड आई एम कम्प्लीटली फुल, उसके बाद एक चपाती मुझे अगर ऑफर की गई, सो द सेटिस्फैक्शन लेवल फ्रॉम दैट चपाती वुड बी कंपैरेटिवली वेरी मच लोअर। तो हम लोग ये बोलेंगे कि यूटिलिटी फ्रॉम दैट चपाती, फोर्थ चपाती, इज वेरी लो या लोअर एज कंपेयर टू द फर्स्ट चपाती। तो ये होता है यूटिलिटी। तो हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं और कितना कंज्यूम करते हैं, इसी की स्टडी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और हम लोग ये क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? सो दैट आर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज, हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए, तब तक हम लोग ये कंज्यूम करते हैं। जैसे जैसे जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि अब मुझे और पानी पीने की जरूरत नहीं है, सो माई यूटिलिटी इज एट द हाइएस्ट लेवल। अब मैंने अगर और वाटर कंज्यूम किया तो हो सकता है मेरी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और मेरी बॉडी उससे नेगेटिव इम्पैक्ट होती जाए। सो उससे क्या होगा, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी विल रिड्यूस। जो नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, उससे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी वुड गेट रिड्यूस। इसका ये मतलब है वो ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करने के पहले आई वॉज मोर सेटिस्फाइड देन कंज्यूमिंग दिस न्यू ग्लास ऑफ वाटर। सो ये हमारा होता है यूटिलिटी फैक्टर। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मुझे आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी थी। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द फर्म। अब हम लोग बिजनेस फर्म की बात कर रहे हैं। नाउ हाउ द बिजनेस फर्म टेक डिसीजन ऑन व्हाट टू प्रोड्यूस। अब बिजनेस फर्म किस बारे में डिसीजन लेगा कि प्रोड्यूस क्या करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, व्हाट प्राइस टू चार्ज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अब कंपनी किसकी बात करेगी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करना है तो हमें कितना प्रोड्यूस करना होगा, क्या प्रोड्यूस करना होगा, किस प्राइस पे उसे सेल करना होगा, इसकी स्टडी को हम लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। So microeconomics definition varies a bit when we talk about the individual or when we talk about a firm. So basically जो firm है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं supply की। तो यहाँ पे हम लोग supply function की बात कर रहे हैं and we are talking about how much the business or the firm is going to supply at a particular price. और उस price पे हम लोग कितना demand create करते हैं, ये हो जाता है individual के point of view से demand creation. So this is the complete microeconomic part. Microeconomic talks about एक इंडिविजुअल पर्सन और एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। एंड जब हम लोग बात करते हैं पूरी इकोनॉमी एज अ होल की, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, या हम लोग बहुत सारे इंडिविजुअल्स को कंबाइन कर देते हैं, बहुत सारी फर्म्स को कंबाइन कर देते हैं,
और ओवरऑल कंट्री की जब हम लोग बात करते हैं देन वी कॉल इट मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अब स्क्रीन पे आपके सामने है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअल मार्केट। हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक बात करता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के मार्केट के लिए कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना कंज्यूम करेगा, एक प्राइस पे कितने गुड्स को परचेस करेगा, तो उसकी डिमांड कितनी होगी डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द गुड्स। वहीं पे जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, सो इन मैक्रो इकोनॉमिक वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी। हम लोग पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक। अब इसमें जीडीपी आ जाता है, जीएनपी आ जाता है, ये सब हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सो जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड। तो माइक्रो इकोनॉमिक में हम लोग ये बात करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड क्रिएशन से उस पर्टिकुलर गुड के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट इकोनॉमी वी टॉक अबाउट द जनरल प्राइस लेवल, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर कोई एक पर्टिकुलर गुड महंगा हो रहा है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक गुड। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। अगर पूरी कंट्री में सारे के सारे गुड्स महंगे होते जा रहे हैं, ओवरऑल प्राइस या जनरल प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलते हैं उसे इन्फ्लेशन। पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक, हम लोग इंडिविजुअल लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं। और जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो हम लोग ओवरऑल पूरी कंट्री के एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द ओवरऑल कंट्री, पूरी कंट्री के बारे में। देन इंडिविजुअल प्राइस बिहेवियर या इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग बात करें कि अगर मैंने बिस्किट का प्राइस 10 रुपए से बढ़ा के 15 रुपए कर दिया, तो मेरा जो कंज्यूमर है वो कितने बिस्किट्स कंज्यूम करेगा। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। और यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं कि अगर बिस्किट के प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 15 रुपए हो गए, तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में उसका टोटल एग्रीगेट डिमांड कितना हो जाएगा। देन हम लोग फाइनली सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे कितने गुड्स सप्लाई होंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक में वी टॉक अबाउट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी मिलके कितने गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हमने किसकी बात करी, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हमने बात करी सप्लाई ऑफ गुड बाय अ पर्टिकुलर फर्म की। तो जब हम लोग सप्लाई की बात करें, हम लोग फर्म की बात कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर फर्म कितने गुड सप्लाई कर सकती है एक स्पेसिफिक प्राइस पे। अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिया, सप्लाई बदल जाएगा। मैंने अगर बोला कि भाई बिस्किट 10 रुपए में बिकेंगे, तो कंपनी थोड़े कम बिस्किट्स बनाएगी, बोलेगी उसमें हमें ज्यादा मार्जिन नहीं है, हम लोग कम गुड्स बनाएंगे। अब मैंने बोला उसी बिस्किट का प्राइस 10 से बढ़ के 15 रुपए हो गया एंड पीपल आर रेडी टू बाय एट 15 रुपीज, सो डिमांड क्रिएशन हो जाएगा। लेकिन अब जो प्राइस है वो कितना बढ़ गया, 15 रुपीज का हो गया। तो अगर 15 रुपीज का हो गया, will the company produce more number of biscuits? Yes, the company will produce more quantity of biscuits because उसका प्राइस बढ़ चुका है, तो अब उनका मार्जिन लेवल भी बढ़ेगा। So when the margin increases, obviously their production rate will also increase और वो लोग ज्यादा से ज्यादा बिस्किट प्रोड्यूस करके सेल करने की कोशिश करेंगे। So the next topic is demand schedule. So before we start with this demand schedule, let us understand what exactly is demand and what is the law of demand. तो यहाँ पे हमारे लिए पढ़ना जरूरी है एक टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। सो अगेन ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कई बार, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी आपको होनी चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल सी चीज बोलता है जो हम डे टू डे रूटीन में फील भी करते हैं। व्हाट इट सेज इज, जैसे जैसे किसी भी गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती जाती है। तो अगर कोई गुड है जो कि 4 रुपए का मार्केट में सेल हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इज 4, मतलब लोग 4 क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी हैं। क्योंकि प्राइस 4 रुपीज से बढ़ के 8 रुपीज पे आ चुका है, क्वांटिटी डिमांडेड 4 क्वांटिटी से कम होके 2 क्वांटिटी पे आ जाती है। मतलब हमारी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। हो सकता है कोई एक बहुत छोटी सी चीज है जो आपको 12 रुपए की मिल रही है, जो एक 2 रुपए का पेन अगर कोई 12 रुपए में सेल कर रहा है, तो कोई भी उसकी डिमांड नहीं करेगा, मतलब उसे कोई भी परचेज करने के लिए रेडी उस लेवल पे नहीं होगा। सो ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हमें लॉ ऑफ डिमांड समझाती है कि जैसे जैसे किसी भी गुड की प्राइस बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाती है। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसी को हम लोग प्लॉट कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये डिमांड स्केड्यूल है। डिमांड स्केड्यूल मतलब
जहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी है, 3 चीज़ें हैं, मैं एक बार आपको क्विकली दिखा देता हूँ। सबसे पहला है डिमांड शेड्यूल, सेकंड नंबर पे आएगा डिमांड कर्व, थर्ड नंबर पे आएगा डिमांड फंक्शन। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तीनों चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहले डिमांड शेड्यूल, फिर डिमांड कर्व और फिर डिमांड फंक्शन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी डिमांड शेड्यूल के साथ। तो डिमांड शेड्यूल से हमारा क्या मतलब है? डिमांड शेड्यूल से हमारा मतलब है ये टेबल। ये टेबल जो हमें बताती है कि प्राइस कितना होने पे डिमांड कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट नंबर्स में सारी चीजें जो बताता है वो हो जाएगा आपका डिमांड शेड्यूल। तो शेड्यूल हमें क्या बता रहा है कि भाई अगर 4 रुपीज का प्राइस है तो 4 क्वांटिटी की डिमांड रहेगी। अगर प्राइस 4 से बढ़ के 8 हो गया तो डिमांड 4 से घट के 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर प्राइस 8 से और ज़्यादा ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 से और ज़्यादा नीचे आती जाएगी। सो ये जो टेबल है, ये जो टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इसी को अगर हम लोग प्लॉट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेस होती हैं। ये है हमारी वाई एक्सेस एंड ये है हमारी एक्स एक्सेस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या करा है? एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस मेंशन करा है। तो जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। तो जब हमारे गुड की प्राइस 4 रुपीज़ थी तो वहाँ पे उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो भी 4 था। अब जैसे ही इसका प्राइस हमने 4 से बढ़ा के 8 कर दिया, क्वांटिटी क्या हो गई? क्वांटिटी कम होके 2 पे आ गई। तो अब दो ही क्वांटिटी हम लोग परचेस कर रहे हैं जब उसका प्राइस 8 है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो एक ऐसी लाइन बनेगी। सो दिस इज नोन एज द डिमांड शेड्यूल। आई होप ये डिमांड शेड्यूल वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अभी ग्राफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि वो अगली वाली स्लाइड पे ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमें ये बताता है कि नॉर्मली हमने ये देखा था कि शेड्यूल में तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, तो हमारा डिमांड कर्व एक ऐसा स्ट्रेट लाइन था। लेकिन अब हमें ये दिख रहा है कि डिमांड कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो एक ऐसा कर्व होता है, राइट। तो वो ऐसा कर्व क्यों बनता है? वो ऐसा कर्व इसलिए बनता है बिकॉज जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है द टेंडेंसी टू बाय लेसर गुड्स इंक्रीजेस। तो जितना ज़्यादा प्राइस हमारा इंक्रीज होता जाता है उतना हम लोग एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी अपनी रिड्यूस करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इनिशियली देखो, जब एक गुड 5 रुपये सस्ता हुआ, ये 5 रुपये सस्ता हुआ, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो लेट से 150 से बढ़ के 180 हो गई। ठीक है, 150 से बढ़ के 180 हुई। तो जब ये 5 रुपये कम हुआ, 35 रुपये से गिर के ये 30 रुपये तक आया, 5 रुपये कम हुआ, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया? जब यहाँ पे 5 रुपये का डिफरेंस आया तो यहाँ पे ये 150 से बढ़ के 180 हो गया, मतलब यहाँ पे 30 का गैप आया। तो +30 लिख देते हैं यहाँ पे अपन। लेकिन जब आप नीचे देखोगे, जब ये 10 रुपये से गिर के 5 रुपये पे आ गई, तो ऐसे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ 5 रुपये का ही गैप है, लेकिन आप अगर लॉजिकली देखोगे तो यहाँ पे ये प्राइस 50% हो चुका है। सो क्योंकि प्राइस इतना कम हो चुका है कि अब उसके लिए वो 5 रुपये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। 30 रुपये वाले गुड के लिए 5 रुपये कम होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन 10 रुपये वाले गुड के लिए 5 रुपये कम हो जाना बहुत बड़ी चीज है। तो जब कोई गुड 10 रुपये से 5 रुपये सस्ता हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 450 से सीधा 600 पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे उन्हीं 5 रुपये के गैप में जब आपका प्राइस 5 रुपये ही सस्ता हो रहा है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हो सकता है 150 पॉइंट से बढ़ जाए। सो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 150 क्वांटिटी से इंक्रीज हो जाएगी, जो पहले से 30 क्वांटिटी से इंक्रीज हो रही थी। बिकॉज 5 रुपीज हेयर एंड 5 रुपीज हेयर आर नॉट सेम। जब 35 रुपये का गुड है तब 5 रुपये की अलग वैल्यू है, जब 10 रुपये का गुड है तब वो 5 रुपये सस्ता हो जाना इज अ वेरी बिग डील। ठीक है, जब हम लोग आगे चल के टॉपिक्स देखेंगे, इन डिफरेंस कर्व हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग डिफरेंट कंसेप्ट देखेंगे, तो वहाँ पे हम एक टॉपिक देखेंगे विच इज नोन एज MRS, जो बिल्कुल सिमिलर है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जब हम लोग एक गुड की जगह, अगर यहाँ पे बार्टर सिस्टम होता और यहाँ पे एक गुड, लेट्स से ऑरेंज की हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे हम लोग एप्पल की बात करते हैं, तो अगर एक गुड की जगह पे दूसरा गुड हमें मिलता है तो वहाँ पे हम लोग अगेन सेम कंसेप्ट यूज करते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में,
सो ये जो हम लोग क्वांटिटी की बात करें कि भाई यहाँ पे 5 ऑरेंज के बदले हम सिर्फ 30 एप्पल दे पाएंगे, और जब हमारे पास बहुत कम नंबर ऑफ ऑरेंजेस बचते हैं तब हम लोग अपने 5 एप्पल तभी देंगे जब हमें 150 ऑरेंजेस मिल पाएंगे। सो ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS। सो इस टाइप से ऐसे अलग अलग कंसेप्ट होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। इसे बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन मतलब हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। जब भी हम किसी भी एक गुड की क्वांटिटी को देखते हैं तो वहां पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लाइक अभी तक हमने देखा कि इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी। तो भाई अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं अंडर द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल है कि भाई अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ानी है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। इनवर्स रिलेशन इन दोनों का होता है। लेकिन क्या क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है? सो द आंसर इज नो। इसके और भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। बट कुछ अगर मेजर फैक्टर्स हम लोग देखें तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करेगी। कौन से 3 फैक्टर्स है वो? पहला है प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, उसी कमोडिटी का प्राइस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड इज इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, तो जो कंज्यूमर है उसका इनकम कितना है। अगर मान लो कि कोई एक गुड है उसका प्राइस नहीं बढ़ा लेकिन कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, तो क्या वो उस गुड को खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा। क्या वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा। यहाँ पे उस पर्सन की इनकम पे भी डिपेंड करेगा कि उसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से कि हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो अगर मेरी सैलरी बहुत कम थी तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के 150 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा था। सो आप इसको एक क्वांटिटी ले सकते हैं, और ये 150 यूनिट्स मुझे कितने के पड़ रहे थे? सो द प्राइस वॉज 1500। ठीक है, तो 10 रुपये पर यूनिट का मुझे रेट पड़ रहा था। सो 150 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस था वो था 1500 फॉर मी। अब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई तो भी मैं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगूंगा। मैं फिर सोचूंगा कि चलो थोड़े एक्स्ट्रा लाइट्स लगाते हैं घर में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम हो गया। तो ये तो हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड कि भाई प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अब सेकेंड चीज़, इसका प्राइस वेरी नहीं हुआ, ये प्राइस इतना का इतना ही रहा, 1500 ही प्राइस था, लेकिन मेरी इनकम बढ़ गई। तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं घर में एक बड़ा एलईडी टीवी लेके आऊंगा, मैं घर में गीजर लगाऊंगा, मैं घर में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाऊंगा जो शायद हायर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। लेट्स से मैं माइक्रोवेव ओवन लेके आ जाऊंगा, मैं और भी बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा विच डिमांड्स हायर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, और मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंक्रीज होएगा। क्या इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस रिड्यूस हुआ? नहीं। क्या प्राइस पर यूनिट कम हुआ? नहीं। सारी चीजें सेम है लेकिन मेरा डिमांड फैक्टर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। सो मतलब इनकम पे भी डिपेंड करेगा कि हम लोग कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया उस पर्टिकुलर असेट की प्राइस। सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा इनकम लेवल या कंज्यूमर का इनकम लेवल। थर्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी। अब आप बोलोगे अदर कमोडिटी के प्राइस पे कैसे डिपेंड करेगा? सो अदर कमोडिटी के प्राइस पे भी हमारी कमोडिटी का डिमांड डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। लेट्स से कि मैं स्टारबक्स गया और स्टारबक्स में मैं रोज एक कप कॉफी पीता हूँ। सो मेरा महीने का कंजम्पशन है 30 कप्स ऑफ कॉफी। अचानक से मैंने देखा कि कॉफी का रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? दूध महंगा नहीं हो रहा है, देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन, बट सिर्फ कॉफी बीन्स महंगे होते जा रहे हैं। उस कारण से ओवरऑल कॉफी का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अब मुझे तो आदत है कि भाई मुझे रोज एक कप कॉफी का चाहिए। अब प्राइस बढ़ता गया, पहले 150 रुपीज का एक कप था, फिर बढ़ते बढ़ते ये 200 रुपीज का एक कप हो गया, थोड़े टाइम में बढ़ते बढ़ते 300 रुपीज का एक कप हो गया। अब मुझे ये बहुत कॉस्टली लगने लगा। यार रोज का मैं एक कप पीता हूँ और मुझे 300 रुपीज पर कप ये लगता है, तो वाई नॉट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। मैंने ये पूछा कि क्या आपके पास कॉफी का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो मुझे काफी कुछ सिमिलर लगे। उन्होंने बोला यस वी हैव टी, और टी का एक कप सिर्फ 100 रुपीज का है। तो यस ऐसा नहीं होगा कि मैं महीने में रोज टी कंज्यूम करूंगा, बट मैं शायद महीने में 50% ऑफ द डेज तो टी कंज्यूम करने लग जाऊंगा। रिमेनिंग 50% ऑफ द डेज आई विल कंज्यूम कॉफी। अगर ये प्राइस और बढ़ गया, ये 400 हो गया, तो
मेरा कॉफ़ी का डिमांड कम होएगा लेकिन मेरा टी का डिमांड बढ़ता जाएगा। ये जब टी का डिमांड बढ़ा, क्या टी का प्राइस कम हुआ था? नहीं। तो ये टी का डिमांड क्यों बढ़ा? बिकॉज उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया था। तो अगर किसी कॉमोडिटी के सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तब भी उस कॉमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड इम्पैक्ट होता है, एंड दिस हैपेंस एवरीवेयर। अगर राइस महंगा हो जाएगा तो वीट का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। अगर मिल्क कॉस्टली हो जाएगा तो सोया मिल्क का डिमांड बढ़ जाएगा, बिकॉज ये सब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं और इनके सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो इनका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होने लगता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, प्राइस ऑफ अनदर गुड। तो अगर कोई दूसरा गुड है विच कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, तो इसके प्राइस पे भी डिपेंड करेगा हमारे कॉमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री का भी मैं आपको समझा देता हूँ मीनिंग। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हमारा गुड उस गुड के साथ साथ यूज होता है। जैसे मैंने अभी बीच में एग्जांपल लिया था कि भाई कॉफी महंगी होती जा रही थी, उसके पीछे रीजन क्या था? कॉफी बीन्स महंगे होते जा रहे थे। अब मान लो कॉफी बीन्स महंगे नहीं हो रहे, मिल्क महंगा हो रहा है, तो मिल्क महंगा होगा उसके कारण भी कॉफी की डिमांड कम होगी, राइट? तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है या वो ऐसा गुड है जो उसके साथ यूज होता है। अ सिमिलर एग्जांपल कैन बी ऑटोमोबाइल। अगर पेट्रोल एंड डीजल के रेट बढ़ते जाएंगे तो वो व्हीकल्स की डिमांड कम होगी जो पेट्रोल और डीजल कंज्यूम करते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जहाँ पे एक गुड का प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड का क्वांटिटी डिमांडेड कम होने लग जाता है। और वहीं पे सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है कि अगर एक्स गुड का प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी ऑफ वाई गुड विल गेट इंक्रीजेस, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में? ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरी कॉमोडिटी का, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक्स का प्राइस बढ़ने से y का क्वांटिटी कम होने लगेगा इन केस दीज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब मैं इसको y की जगह z ले लेता हूँ बिकॉज दोनों y हो गए थे। तो अगर x और z कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, x और y सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इनका आपस का रिलेशन होगा। सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी ये ओवरऑल आपका डिमांड फंक्शन क्रिएट करता है। डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है? इन शॉर्ट, किसी भी प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांडेड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये मेजरली 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, उस गुड के खुद का प्राइस, दूसरे गुड का प्राइस और इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। So guys, that is it from this video. In case you have any query, you can WhatsApp us on 888-930-2230. You can also get back to us on www.edufeneco.com. Thank you.